हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियंका कुमार रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के इस कार्यक्रम किसमें कितना है दम सीजन 3 के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर से जोरदार स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हो, चाहे वो जेट के स्टूडेंट हो, चाहे वो आईसीआर के हो, चाहे वो सीयूटी के हो, चाहे इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास यूजफुल है। क्योंकि मैं अभी आप लोगों की चैट देख रही थी जिसमें बच्चे कह रहे थे कि ये क्लास जो है वो सिर्फ सुपरवाइजर के लिए। ये सुपरवाइजर नहीं, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री आती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल क्लास है। और आज की इस क्लास को अपन आज के इस मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का कोट है, आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इसी कोट के साथ, इसी उत्साह के साथ अपनी आगे की क्लास को शुरू करते हैं। तो आगे की क्लास को शुरू करें उससे पहले संस्थान के द्वारा डेली एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है, फर्स्ट रैंकर होता है, उसको संस्थान के द्वारा फ्री में कोर्स दिया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं फ्री में कोर्स प्राप्त करना तो संस्थान का ये स्कॉलरशिप टेस्ट डेली होता है, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। इसकी और भी ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे बना के डाला गया है, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे दें उसके अंदर देखकर भी आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के टॉपर है वो कौन है। प्रमोद और दयाराम दोनों ही आज के टॉपर हैं, दोनों के सेम मार्क्स है। बाकी अपन बात करें तो शकील है, दीपक है, नवीन है, हेमंत मीणा, लोकेश धाकर, मनीष शर्मा, इसके अलावा संजय सुमन और एमके बॉयज। ये टॉप 10 स्टूडेंट है जिसमें 2 स्टूडेंट के सेम रैंक आ रही है। तो अपन वही अपना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला अपना जो फॉर्मूला है उसी से अपन देखेंगे लकी ड्रॉ सिस्टम से कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आता है। यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के नाम की स्लिप इस बॉल में रखी गई है। तो मैं एक स्लिप आप लोगों के सामने ही जो है वो इसको उठाती हूँ। इसमें अपन देखते हैं आज के टॉपर के बारे में। ये जो लकी ड्रॉ सिस्टम है सिर्फ उसी कंडीशन में किया जाता है जब सेम रैंक आ जाती है। तो सेम रैंक आने पर हम किसको चुने, वो हमारे पास जो है वो एक रहता है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए निष्पक्ष जो है वो एक लकी ड्रॉ ये सिस्टम इस तरीके से किया जाता है। तो आज के टॉपर है वो प्रमोद है। प्रमोद का नाम दिखाई दे रहा है आपको, आज के टॉपर है, 1 नंबर पर ही है और आज के टॉपर भी है। तो प्रमोद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। संस्थान की तरफ से एक कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से कोर्स प्राप्त करना तो स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के ऐप पे होता है। आईसीआर 2022 फॉर्म डिक्लेयर्ड, बिल्कुल जो है वो इसकी जानकारी मैं अगले ही स्लाइड में आप लोगों को देने वाली हूँ। आप सब लोगों का इंतजार जो है वो आज खत्म होता है। कब से कह रहे थे कि मैम आईसीआर के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म आएंगे। बहुत लंबे इंतजार के बाद जो है वो एनटीए ने इसके फॉर्म भरने की जो तारीख है वो डिक्लेयर कर दिया और फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गए। तो अपन बात करें इसके अंदर जो आईसीआर का फॉर्म है वो आज की तारीख 20/7 का मतलब है आज की डेट से 20 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं और 19 अगस्त तक जो है वो भरे जाएंगे। 19 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म है भरे जाएंगे। 1 महीने का टाइम है आपको दिया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर आपके जो एग्जाम डेट है वो अभी तक नहीं आई है। एग्जाम डेट आप मान के चलें कि लगभग इसके 1 महीने बाद जो है वो सितंबर के अंदर एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो आप जो है वो इसकी अच्छे से तैयारी करें। संस्थान भी लगातार जो है इसके लिए प्रयास करता रहेगा और आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी क्लासेस लेकर आता रहेगा। तो आज अपन देखें तो 20 जुलाई है इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, 19 जो है वो अगस्त तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे, 19 अगस्त जो है वो इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है। जय महाकाल, भरतपुर से राम नभा सिंह, गोलू राजा, इसके अलावा विकास कुमावत, राजू सिंह। मैम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस लगाओ। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस बच्चों अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना ऐप है वो डाउनलोड करें, उसके ऊपर अपना कोर्स है बहुत ही मिनिमम चार्ज पर मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चटक मटक के पांव लागू, मनीष मीणा बहुत दिनों बाद में आए हैं चटक मटक वाले भाई। चलिए, आलोक सिंह, जय भटने, जय श्री राम सिंह, राजू सिंह, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की जो अपनी सीरीज है। तो आज का पहला क्वेश्चन आए उससे पहले देखिए जो सुपरवाइजर के रिजल्ट है उनके बारे में अपन बात करें तो संस्थान के द्वारा फर्स्ट रैंकर हैं ओम प्रकाश गोदारा जो कि बीकानेर से हैं। सेकंड रैंक पर त्रिलोक अहिर जो झालावाड़ से हैं, लोकेश प्रजापत जो बूंदी से हैं, अनिल पालीवाल जो बूंदी से हैं। ये टॉप 4 रैंक जो है वो संस्थान ने
दी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इनके जैसे रैंक लाना तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी इनकी तरह मेहनत करके संस्थान से जुड़ के अच्छी रैंक ला सकते हैं और अपनी फोटो यहाँ पर लगवा सकते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय जिसे ट्रू स्टमक कहते हैं होता है। पहला ऑप्शन आता है रूमेन, सेकंड आता है रेटिकुलम, थर्ड आता है ओमेजम, फोर्थ आता है एबोमेजम। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं जो एनिमल दिया गया है ये कैसा है, रूमिनेंट है। आजाद पंछी कोटा की पवन धरा से प्रवीण, इसके अलावा रामेश्वर तेली, नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम निवास देसाई, गुड इवनिंग। अंकित मैया, इसके अलावा विजय शर्मा, नीतू, राकेश बैरवा, नैनवा बूंदी से, अंशुमान गैमर, इसके अलावा ओम प्रकाश, अमित, राधे, वेरी गुड इवनिंग। तो आंसर आ रहे हैं आपके 1 और 4, कुछ आंसर 2 भी आ रहे हैं, कुछ के 3 भी आ रहे हैं, क्या बात है। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय के बारे में बताना है, ट्रू स्टमक कौन सा होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दें और अच्छे से दें। आंसर जो है वो 3 तरह के आंसर आ रहे हैं, कुछ एबोमेजम आंसर कर रहे हैं, 4 आंसर कर रहे हैं, कुछ थर्ड आंसर कर रहे हैं, कुछ एक आंसर कर रहे हैं, मतलब 3 तरह के आंसर है इसमें आ रहे हैं। तो देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है, कौन सा होता है। यथार्थ आमाशय का मतलब होता है जैसे जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका स्टमक है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। 4 कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। पहला रूमेन होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, रूमेन होता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम कैसे दिखाई देता है, सबसे छोटा भाग होता है और इसके अंदर क्या होता है, जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो भोजन के साथ पशु खा लेता है उनको शरीर में आगे जाने से ये रोकने का काम करता है, इनडिजायरेबल पार्ट्स को। ओमेजम जो होता है वो आमाशय का 3rd कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर कोई खास काम नहीं होता है। इसके अंदर आने वाला जो एक्स्ट्रा पानी होता है भोजन के अंदर, ये उसको क्या कर लेता है, स्क्वीज कर लेता है, एक्स्ट्रा पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है और भोजन को जो है वो थोड़ा कम कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो 4th कंपार्टमेंट आता है वो एबोमेजम होता है। यहां तक अपन ने स्टमक के कंपार्टमेंट देखे, लेकिन स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन होता है, जो कि अब तक हुआ नहीं है। तो ये जो एबोमेजम होता है यहाँ पर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है और पाचन के लिए जरूरी पाचक रस और एंजाइम्स जो है वो भी इसी पार्ट से सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण इस पार्ट को क्या कहते हैं, एबोमेजम या ट्रू स्टमक इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर अपना आता है 4th, राइट आंसर है 4th। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर भी दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ आंसर जो है वो गलत भी आए, तो अपना आंसर है वो करेक्ट करें और अच्छे से इसको याद करें। बिल्कुल जो है वो रूमेन सबसे लार्ज कंपार्टमेंट होता है और रेटिकुलम सबसे स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट होता है स्टमक का, और जो जिसे ट्रू स्टमक कहते हैं वो कौन सा होता है, एबोमेजम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर अपना आता है 4th। अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आता है, बिटारोमीटर का प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है। बिटारोमीटर क्या होता है, इस तरह का जो है यंत्र आप देख पा रहे हो, ये बिटारोमीटर होता है। तो इसका उपयोग किस जांच के लिए करते हैं, प्रोटीन की जांच की जाती है दूध में, या दूध में लैक्टोज परीक्षण करते हैं, या केसीन की जांच की जाती है, या फिर वसा की टेस्ट किया जाता है। तो आंसर बताना है, बिटारोमीटर का प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है। बिल्कुल नरेंद्र, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रेटिकुलम की जो आकृति है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसके कारण इसे हनी कॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। गुड, चलिए नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं 4 आंसर आ रहे हैं 4 आंसर आ रहे हैं, फैट आ रहा है इसके अंदर आंसर। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट के आंसर है वो वसा आ रहा है, 4 और वसा एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर करेंगे और ज्यादा, बहुत अच्छे। एक बार सभी स्टूडेंट्स जो है वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ताकि आप लोगों का कंपटीशन है वो बढ़ सके। एग्जाम्स की डेट भी लगातार धीरे धीरे करके हर एक एग्जाम की डेट आती जा रही है, तो आप अपने जो भी सोए हुए फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा सतर्क करें ताकि वो एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें। हाँ, आंसर आ रहा है 4 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का फैट आंसर आ रहा है 4th। देखें तो देखते हैं इसके अंदर जो है वो बिटारोमीटर जो है उसका प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है। तो बिटारोमीटर एक तरह का ये यंत्र होता है जिसके अंदर अपन देखें तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। बिटारोमीटर के अंदर ऊपर का जो ये लॉक स्टॉपर होता है, ये स्टॉपर होता है, इसके अंदर सॉरी ये इस साइड होता है। इस स्टॉपर में क्या कर, स्टॉपर को खोला जाता है और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा जाता है। तो इसके अंदर दूध भरते हैं, इसके अलावा अलग अलग तरह का इसमें जो है वो सैंपल भरा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इस मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन को क्या कहते हैं, गर्बर मशीन कहते हैं। इस मशीन को क्या कहते हैं,
गर्बर मशीन कहते हैं। इस मशीन को चलाते हैं, 1100 राउंड है वो 1 मिनट के हिसाब से 5 मिनट तक चलाते हैं, जिसके कारण दूध के अंदर फैट की मात्रा निकल जाती है। यहाँ पर जो है ये नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 to 10 तक इसके अंदर होता है, 0 to 10 तक। तो कितना % फैट आ रही है वो इसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है इससे क्या पता लगाया जाता है, फैट का टेस्ट किया जाता है, वसा परीक्षण करते हैं। तो राइट आंसर आता है वसा परीक्षण के लिए क्या करते हैं, बिटारोमीटर का प्रयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें प्रोटीन के टेस्ट के लिए जो है वो जलडाल विधि यूज करते हैं। इसके लिए विधि यहाँ पर सिर्फ यंत्र ही पूछा था अपने को, तो जलडाल विधि का यूज है वो प्रोटीन के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये अपना यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं में खुरहरा करने के क्या लाभ है। पशुओं में खुरहरा जिसे ग्रूमिंग कहते हैं, खुरों को हरा करना नहीं है, पॉलिश करके पेंट से कलर करके हरा नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, ग्रूमिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ग्रूमिंग कहते हैं। ग्रूमिंग का मतलब होता है पशु के स्किन को और उसके जो बाल होते हैं उनको ब्रश से साफ किया जाता है, जिससे उनके प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। तो उस चीज को क्या कहते हैं अपन, ग्रूमिंग कहते हैं। जिसके लिए इस टाइप के ऑटोमेटिक रोलर टाइप ब्रश भी आते हैं, इसके अलावा हैंड ब्रश भी यूज किए जाते हैं। तो यह आप एग्जांपल देख पा रहे हो, इस तरह का रोलर टाइप ब्रश है। तो इसका यूज है वो क्यों किया जाता है, इसके क्या लाभ होते हैं खुरहरा करने के, ये आंसर बताना है। आंसर आ रहा है 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार सभी स्टूडेंट और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि जितने स्टूडेंट आप लाइव आ रहे हैं उतने आप लोगों के लाइक्स नहीं है। इसका मतलब ये पता चलता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्लास में। एक्टिव अगर पार्टिसिपेशन होगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, अदरवाइज सीधा सा बस खोल के बैठ गए, याद ही नहीं हो रहा, दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए एक्टिवनेस का पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो एक छोटा सा आपको क्लिक ही करना है जिससे पता चलेगा। हाँ, आंसर आ रहे हैं 4, ऑल ऑफ दीज आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 आंसर सभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आ रहा है, माँ का लाडला आ रहे हैं आंसर, 4 आंसर आ रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या इसके लाभ होते हैं खुरहरा करने के या ग्रूमिंग करने के। अगर ब्रश किया जाता है, अगर बालों को, स्किन को जो है वो ब्रश से साफ करते हैं, तो उससे क्या होता है, पशु के ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रक्त संचार बनता है। जब रक्त संचार अच्छा होगा तो पशु क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दूसरा क्या होगा, बाह्य परजीवियों से बचाव होता है। मान लो शरीर के ऊपर जुएं हो गई है, पिस्सू हो गई है, किल्लियां हो गई हैं, या फिर कोई भी जो है वो बाह्य परजीवी का संक्रमण हो गया है, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, जिसके कारण जब अपन ग्रूमिंग करते हैं तो ब्रश से क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। दूसरा इसके अलावा उसके ऊपर शरीर पर जो भी डस्ट होती है वो भी क्लीन हो जाती है। इसके कारण जो है वो बाह्य परजीवियों से बचाव होता है। तो ये भी एक लाभ होता है। दूध उत्पादन में लाभ होता है। आप कहोगे कि मैम उसके ब्रश करेंगे तो दूध उत्पादन में लाभ कैसे होगा, तो इनडायरेक्ट रूप से अपन देखते हैं, अगर पशु स्वस्थ रहेगा, पशु की प्रॉपर क्लीनिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो पशु एकदम जो है वो एक्टिव रहेगा, जिसके कारण जुगाली ज्यादा करेगा, जुगाली करेगा तो अच्छा उसका प्रोडक्शन होगा और पशु जो है वो बिल्कुल जो है वो अच्छा दूध देगा। साथ ही साथ दूध उत्पादन स्वच्छ भी होता है, क्योंकि जब दूध निकालते हैं तो पशु के जो है वो बॉडी ऑर्गन से पूंछ के थ्रू जो है वो, पशु अगर पूंछ को इधर उधर हिलाता है तो बॉडी के ऊपर लगी हुई डस्ट है या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो दूध में गिर जाते हैं। तो अगर बॉडी क्लीन रहेगी तो दूध के अंदर इस तरह के परजीवियों का संक्रमण नहीं होगा और दूध भी क्या होगा, स्वच्छ भी होगा। प्रत्यक्ष रूप से भी कोई अशुद्धि नहीं आएगी और अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई अशुद्धि दूध में नहीं रहेगी। साथ ही साथ दूध उत्पादन का बढ़ेगा भी पशु के स्वस्थ रहने से। तो ये सारे लाभ इससे होते हैं। तो राइट आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हाँ, चलिए देखते हैं अपन इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। हाँ बच्चों, इंग्लिश की लाइव क्लास जो है वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ऐप में मिलेगी। आपसे क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर में कुछ पूछ रहे हैं नरेंद्र पाल, मैं आपका मैसेज रीड नहीं कर रही। यूपी की जीके पढ़े और राजस्थान की, अगर आप राजस्थान से सुपरवाइजर का पेपर दे रहे हैं तो आपको राजस्थान की जीके पढ़नी है भाई। हाँ, तो देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन आता है जयपुर, दूसरा आता है जोधपुर, थर्ड आता है हिसार, फोर्थ आता है गुजरात। तो आपको बताना है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस जो है वो कहां पर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस NRCE जो है वो कहां पर स्थित है, ये बताना है। नरेंद्र पाल, आपको क्या करना है, जीके राजस्थान की पढ़नी है अगर राजस्थान का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर देते हैं तो।
चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर आ रहा है 3 आंसर आ रहा है, 3 आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिसार हरियाणा, आजाद पंछी हिसार हरियाणा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है। आंसर आ रहे हैं थर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी के आंसर हिसार आ रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट का आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या बात है, सभी के आंसर सही है। तो देखिए देखते हैं अपन राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस, कहां पर है, हिसार हरियाणा में है। कहां पर है, हिसार हरियाणा के अंदर है वो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस है। कहां पर है, हिसार हरियाणा में। तो राइट आंसर है अपना हिसार हरियाणा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। गाय के शरीर का तापमान है, बॉडी टेम्परेचर है काऊ का, वो कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर करना है, गाय के शरीर का तापमान है वो कितना होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। गाय के शरीर का तापमान है वो कितना होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गाय के शरीर का तापमान है वो कितना होता है, जेट का क्या कह रहे हैं, फर्स्ट आंसर आ रहा है, फर्स्ट 101.5 आंसर आ रहा है। पीसीबी वाले जो 12th पीसीबी वाले बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर नहीं दे सकते हैं बच्चों। हाँ, बाकी के आंसर करेंगे आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला फटाफट से आंसर करें। आंसर आ रहा है 1, आंसर आ रहा है 1। हाँ, तो देखिए इसके अंदर राइट आंसर की बात करें अपन, गाय के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय के शरीर का होता है, और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो मुर्गी के शरीर का होता है। कल की क्लास में अपन देख चुके हैं कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी अपन ने पढ़ ली है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, गाय की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गाय की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है, बच्चौर, कंगायम, वैचूर और पंगानूर। कैसी दिखाई देती है, कितनी बोनी होती है, जिसे मिनिएचर काऊ के नाम से भी जानते हैं। इतनी जो है वो छोटे आकार की होती है, इस कारण से मिनिएचर गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिएचर गाय, मिनिएचर काऊ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप आंसर करेंगे, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, आंसर करें जल्दी से। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। सोमू सारण सी आंसर कर रहे हैं, रितु है, मीना बराला है, मनोज सिंह है, रूपनगढ़ से है, मनीष है, अंकिता है, मिश्रा, सोमू, सपना, पूजा, अभिषेक, शिवाश, इसके अलावा सुरेंद्र, सहदेव, कविता, अलवर, मनोज, नरेंद्र, विद्या, सुनील, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का, सब आंसर कर रहे हैं वैचूर, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। गाय की सबसे बोनी नस्ल है वो कौन सी है, वैचूर है। गाय की सबसे बोनी नस्ल है वो कौन सी है, वैचूर है, जो कि कहाँ की है, केरल की ब्रीड है। कहाँ की है, केरल के। कितनी छोटी होती है, तो आप देख पा रहे हैं ये नस्ल जो है वो अपने यहाँ पे कमर तक ही आती है। तो ये गाय की सबसे बोनी नस्ल, जिसे मिनिएचर गाय के नाम से भी जानते हैं। एक गाय आती है जो मिनी एलिफेंट कहलाती है, उसके बारे में आगे बताऊंगी जब वो क्वेश्चन आएगा तब। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है। मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है सानेन, जमुनापारी, बर्बरी, टोगनबर्ग। आंसर बताएंगे, मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है। मैम जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के पेपर वो लोग पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 12th पास होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो वो सब पेपर दे सकते हैं सुपरवाइजर का। आंसर आ रहा है 1, जेट की काउंसलिंग शुरू अभी नहीं हुई है बच्चों, सीबीएसई का रिजल्ट आएगा फिर आपको और जो है वो वीडियो बना के डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। आप चिंता नहीं करें, आप पढ़ते रहें बस। आंसर आ रहा है 1 सानेन आंसर आ रहा है, कुछ का आंसर 3 बर्बरी आ रहा है, कुछ का आंसर 4 टोगनबर्ग आ रहा है। मोस्टली आंसर है वो 1 आ रहे हैं।
एक दो स्टूडेंट है, अनिल का आंसर 4 आ रहा है, बाकी अधिकतर जो है वो एक एक आंसर कर रहे हैं, सानेन आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों से जैसी उम्मीद थी उसी उम्मीद पर आप खरे उतरे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दिया है। तो देखेंगे यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, मिल्क क्वीन ही नाम सुना होगा, इसको नाम क्या पूछा है, मिल्क चैंपियन पूछा है। क्या पूछा है आपसे, मिल्क चैंपियन पूछा है। तो मिल्क चैंपियन जो है वो क्वीन अलग होती है और चैंपियन अलग होती है। तो देखिए सानेन जो है वो मिल्क क्वीन है, सानेन क्या है, दूध की रानी है, जबकि मिल्क चैंपियन है वो कौन है, मिल्क चैंपियन है वो टोगन वर्ग है। कौन सी है, टोगन वर्ग। इसे मिल्क चैंपियन क्यों कहते हैं, ये तो सानेन तो है मिल्क क्वीन है, दुधारू नस्ल है, बहुत ज्यादा दूध होता है, लेकिन टोगन वर्ग को चैंपियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लगातार जो है वो 2 वर्ष तक दूध देती है। बाकी सारी बकरियां हर 12 महीने से ब्याती हैं, ये हर 2 साल से ब्याती है, लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है और इसी के कारण जो है इसे दूध देने के कारण लगातार 2 साल तक इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं ये चॉकलेटी बकरी के नाम से भी जानी जाती है, चॉकलेट नहीं है इसका नाम, इसका कलर चॉकलेट होने के कारण इसे क्या कहते हैं, चॉकलेटी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। चॉकलेटी रंग होता है, इसकी मजल है वो सफेद रंग की होती है और चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है, इस कारण ये लगातार 2 साल तक दूध देने के कारण मिल्क चैंपियन कहलाने वाली बकरी कहलाती है। जमुनापारी है वो जादुई बकरी कहलाती है। जमुनापारी मैजिक गोट इसलिए क्योंकि सारे ही पर्पस अच्छे होते हैं, सभी जगह पर पाली जा सकती है। बर्बरी जो है वो क्या कहलाती है, सिटी गोट कहलाती है, क्योंकि कम जगह पर पालने के लिए उपयुक्त होती है, स्टॉल फीडिंग के लिए फेमस होती है, इस कारण से सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहां पर आता है टोगनबर्ग, राइट आंसर आता है टोगनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पत्तीनुमा कान किस नस्ल की मुख्य विशेषता है, पत्तीनुमा कान बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट ही पूछा है। क्वेश्चन को यहां पे भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ये सिली मिस्टेक आप लोगों को एग्जाम में आपके नंबर है वो कम कराती है, आपके क्वेश्चन है वो नेगेटिव करवाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना है और ऑप्शन को भी पढ़ना है। क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आए, ज्यादा इजी लगे तो 2 बार पढ़ो, इजी लगने का क्वेश्चन है इसका मतलब कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, तो 2 बार पढ़ना है। पत्तीनुमा कान किस नस्ल की मुख्य विशेषता है, मारवाड़ी, सिरोही, टोगनबर्ग और सानेन। आंसर बताएंगे। पत्तीनुमा कान, यहां पर बकरी दी गई है, पत्तीनुमा कान आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, किस नस्ल की गाय के होते हैं, गिर गाय के होते हैं, लेकिन एक बकरी भी होती है जो पत्तीनुमा कान वाली होती है। तो आंसर करेंगे, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं 2, सिरोही आंसर आ रहा है। सेकंड आंसर आ रहा है आप सभी का, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, एक का आंसर फिर भी 3 आया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पत्तीनुमा कान जो है वो आप इस बकरी को देख भी पा रहे हो, इसके कान देख रहे हो आप, लंबे लटके हुए पत्तीनुमा आकार के होते हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती है वैसे कान इसके होते हैं। दूसरा, इसकी पीठ पर हल्का सा बैंड होता है, ये भी इस नस्ल की कैरेक्टर होती है। तो ये कौन सी ब्रीड की होती है कैरेक्टर, सिरोही बकरी की होती है, जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, राजस्थान का सिरोही जिले में पाए जाने के कारण इसका नाम ही सिरोही रखा गया है। तो ये बकरी की पत्तीनुमा कान वाली नस्ल है, मानी जाती है। अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हे बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल कौन सी है, हे क्या है, हाय हेलो वाला हे नहीं है, हे बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल क्या है, हे एक संरक्षित चारा है, संरक्षित सूखा चारा है, संरक्षित सूखा चारा है। जब उपलब्ध नहीं होता है किसी तरह का हरा चारा, तब सुखाकर इस चारों को स्टोर किया हुआ चारा पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, गेहूं, बरसिम, मक्का और गन्ना। आंसर बताएंगे। क्या करें, कमर में झोल, बिल्कुल जो हल्का सा बैंड है उसे ही कहते हैं, हल्का सा झोल पाया जाता है। आपका नोट्स चाहिए मैम, बिल्कुल आपको नोट्स मिल सकते हैं, अपने संस्थान के हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप कांटेक्ट करें, तो वहां से आपको जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और थोड़ा सा और वेट करें, तो अभी जो है वो अपने नोट्स हैं वो अपडेट होकर आ रहे हैं, तो उसमें प्रिंटिंग का टाइम लग रहा है, तो थोड़े से 10-15 दिन के अंदर आप नोट्स है वो मंगवा सकते हैं। हाँ, आंसर आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। हे बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल कौन सी है, दूसरा बेस्ट रहेगा। मैं आप लोगों को सारे नोट्स है, सारे टॉपिक है यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुकी हूं, तो अगर आप चाहें
तो बिना खर्चे के आप एक एक क्लास को देख के अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं हैंड रिटन, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पुरानी क्लासेस अपने जो है वो YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं आप, जिसमें सभी तरह की क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, इसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर हैं, सब दिए हुए हैं। अब आंसर आ रहा है 2, बरसीम आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का आंसर है वो 2 ही आ रहा है। तो अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। हेक जो है वो क्या होता है, संरक्षित सूखा चारा होता है। सीधा सा मीनिंग है, छोटा सा पॉइंट से आप याद रखें कि कैसा चारा है, सुरक्षित सूखा चारा है। अब बात की जाती है कि किस फसलों को सुखाकर तैयार किया गया चारा होता है। वैसे तो गेहूं को भी सुखाया जाता है, बरसीम, मक्का, गन्ना, सभी के सूखे चारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में सुखाते हैं इसको। कैसे सुखाते हैं? फसल को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटा जाता है, पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटते हैं और काटकर छायादार स्थान पर सुखाते हैं। कहां पर सुखाते हैं? छायादार स्थान पर ड्राई किया जाता है उसको, उसे क्या कहते हैं अपन? हे कहते हैं। ना कि अपने आप से फसल पकने के बाद काटकर जो है उसको स्टोर किया जाता है, वो तो अपने कड़बी है, भूसा है, वो कहलाता है, धान का पुआल कहलाएगा। लेकिन अगर अपने इस कंडीशन में काटते हैं तो वो क्या बन जाती है? हे बन जाती है। सूखे चारे की बजाय, भूसे की बजाय हे ज्यादा पौष्टिक होती है। तो हे जो है वो किस फसल का अच्छा बनता है? रिजका और बरसीम का बनता है। वैसे तो सभी फसलों का बनाया जा सकता है, लेकिन इस फसल का सबसे बेस्ट हे है वो बनता है रिजका और बरसीम का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वीर्य जैसे सीमन भी कहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है ताकि उस सीमेंट को स्टोर करके अपन जो है जब अवेलेबल नहीं हो तब उसका यूज किया जा सकता है, या फिर जो अच्छी नस्ल के सांड है उसका जो सीमेंट है वो अन्य पशुओं को, देसी नस्लों को प्रजनित कराकर उनकी नस्ल को सुधारा जा सके। हाँ बिल्कुल, आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा नरेंद्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। आपको आंसर बताना है कौन सी गैस का उपयोग है वो वीर्य भंडारण हेतु किया जाता है। सीमेंट कलेक्शन के लिए, सीमेंट स्टोरेज के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आ रहा है नाइट्रोजन। ओनली एनिमल हस्बेंड्री की ही क्लास चलती है, बिल्कुल अभी के लिए एनिमल हस्बेंड्री की चल रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग अदर जो भी सुटेबल होगा वो संस्थान के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा लाइव। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। वीर्य भंडारण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, तरल या द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तरल या द्रव नाइट्रोजन का उपयोग है वो वीर्य भंडारण के लिए किया जाता है। और वीर्य भंडारण के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उस यंत्र का नाम आता है क्रायोकैन। क्या नाम आता है? क्रायोकैनजार है उस यंत्र को अपन कहते हैं। तो राइट आंसर अपना यहां पर आता है सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले अपन देखें संस्थान के जो टॉपर हैं और राजस्थान के जो टॉपर हैं, तो उन टॉपर्स से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो उस मोटिवेशन के लिए अपन देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो संस्थान से टॉपर रहे हैं। अगर आप संस्थान का कोर्स परचेज करना चाहते हैं या आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि संस्थान के द्वारा जो है वो बहुत ही अच्छी मेहनत कराई जाएगी, जिसके बदौलत आप जो है वो टॉप रैंक में आ सकते हैं, फर्स्ट भी आ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी में तो चयनित 100% ही होने हैं। तो देखें अपन इसके अंदर फर्स्ट रैंकर है वो ओम प्रकाश गोदारा अपने बीकानेर से है। त्रिलोक अहिर झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं सेकंड रैंकर पे, और लोकेश प्रजापत थर्ड रैंक आई है जिनकी वो बूंदी के रहने वाले हैं। फोर्थ रैंकर है वो अनिल पालीवाल, जिला बूंदी के रहने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से मेहनत करना, ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया रॉयल का इसका मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए आपको इन्हीं के जैसे जी तोड़ मेहनत करनी होगी ताकि आप सेलेक्ट हो सके। आगे अपन बढ़ते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन आता है, अम्लीय साइलेज में किस अम्ल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? 2 तरह की साइलेज होती है। कितनी बजे लगती है ये क्लास? ये क्लास अपने लगती है शाम की 7:30 पर, 7:30 बजे क्लास होती है अपनी। मैम कोर्स लेना है, बिल्कुल कोर्स ले सकते हैं संस्थान में, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड पर प्रॉपर वे में क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना तो बिल्कुल ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। संस्थान में पूरे प्रॉपर बैच चल रहे हैं, पूरे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो वो यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से बैच यहाँ पर चल रहा है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बताएंगे आंसर। आंसर आ रहा है 1 और 4।
आंसर आ रहा है लैक्टिक एसिड, दूसरा आ रहा है सिट्रिक एसिड। दो तरह की साइलेज बनती है, एक तो खट्टी साइलेज होती है जिसे अम्लीय साइलेज भी कहते हैं, और एक मीठी साइलेज होती है। मीठी साइलेज के बारे में तो मैं आपको बता दूं कौन सा अम्ल अधिक होता है, लैक्टिक अम्ल अधिक होता है। कौन सा अम्ल अधिक होता है, लैक्टिक अम्ल। अब आपको बताना यह है कि जो एसिडिक जो साइलेज है, जो खट्टी साइलेज है, उसमें कौन सा एसिड ज्यादा होता है, ये आपको बताना है। मैम कोर्स सस्ता कीजिए। अरे भाई 2000 से सस्ता क्या करें, अगर आप बहुत जो है वो मतलब हम ज्यादा कर देंगे, ज्यादा कम कर देंगे तो बच्चों आपको कंटेंट उस तरीके का नहीं दे पाएंगे। तो इतना चार्ज तो मिनिमम ये आप लोगों के लिए बस जो है वो छोटा सा चार्ज रखा गया है, जिसमें आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। जितना का कोर्स नहीं है उससे ज्यादा तो आपको क्लासेस मिलेंगे उसमें, उससे ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको एक्सरसाइज सीट मिलेगी, उससे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 2000 रुपए ज्यादा चार्ज नहीं है। फिर भी आपको अगर ज्यादा लगता है तो संस्थान के द्वारा डेली एक छोटा सा स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर का सिलेबस उसमें आता है। आप एक दो बार टेस्ट दे के देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ये टेस्ट होता है। उसमें आप टेस्ट दें और उसमें फर्स्ट रैंक पे आए, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 वाले के अंदर लाइव क्लासेस हैं वो चल रही हैं। अगर कोई स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे तो वो बताएंगे कि मैम बिल्कुल लाइव क्लासेस चल रही हैं। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री वाला नोट्स चाहिए, बिल्कुल ले सकते हो, सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं अम्लीय साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो मैंने बताया आपको मीठी साइलेज है वो मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल ज्यादा होता है, जबकि अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल है वो ज्यादा होता है। कौन सा अम्ल ज्यादा होता है, एसिटिक एसिड ज्यादा होता है। तो सेकंड ऑप्शन अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय गायों में यौवनारंभ अवधि होती है। यौवनारंभ का मतलब जवान हो जाती है, मतलब प्यूबर्टी आ जाती है, उनके जो प्रजनन अंग है वो क्रियात्मक हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहते हैं। ये कौन सी एज में आता है, 10 मंथ में आता है, 18 मंथ में आता है, 24 मंथ में आता है, 30 मंथ में आता है। तो आपको आंसर बताना है भारतीय गायों में यौवनारंभ अवधि है वो कितनी होती है। जल्दी से आंसर बताएंगे। सभी तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं, सभी लेवल के आपके जो सुपरवाइजर में, आईसीआर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग जो है वो अपन इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड जो मतलब इस तरह का एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी बच्चों को आप जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा भी शेयर करते हैं तो आप लोगों को भी इसका फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपका बढ़ता है। जितना जल्दी आप आंसर दोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे से पहले आंसर देने वाले भी कितने स्टूडेंट हैं। अगर आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट मेरे जितने ही शार्प माइंड है और उतना जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो आपको उससे भी जल्दी आंसर देने की कोशिश करनी है और सही आंसर देना है, जिससे आपका यहाँ पर एक तरह से स्पीड भी बढ़ेगी आपके क्वेश्चंस करने की। दूसरा, आप लोगों को अपना जो है वो कहां पर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी चीजें पता चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई देख देख के आंसर बताएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें अलग ही टॉपिक है। एक टॉपिक 1 नंबर पेज से है तो दूसरा 50 नंबर पेज से है, तो एकदम से तो कॉपी में देखने से रहे। तो जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि आप कितना जल्दी आगे पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय गाय में यौवनारंभ अवधि बतानी है। भारतीय गाय में यौवनारंभ अवधि जो है वो कितने समय होती है, ये आपको छोटा सा और अच्छा सा आंसर है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है 10 माह। 10 माह जो है यौवनारंभ अवधि किस में होती है, भेड़ में होती है। किस में होती है, भेड़ में होती है। जबकि बकरी में 12 महीने होती है। 18 महीने जो है वो विदेशी और संकर गायें जो होती हैं, विदेशी और संकर गायें। अलग अलग पशुओं की अपन बात करें तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है। जैसे पर्टिकुलर एक नस्ल के लिए 2-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। इसके अलावा 24 महीने जो है वो देसी गाय के अंदर या भारतीय गाय में प्यूबर्टी है। राइट आंसर आता है 24 मंथ। 30 माह में जो है वो किस में आती है, भैंस में प्यूबर्टी टाइम है वो कितना महीना है, 30 महीना माना जाता है। तो राइट आंसर अपना आता है 3rd। राइट आंसर आता है 3rd। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है, तो उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी। एक गाय का जो बछड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। क्या कहते हैं, काफ कहा जाता है। जब उसका बॉडी का वजन है जब जन्म के समय 25 किलो, तो उसको कितना आहार दिया जाएगा, कितना खीस दिया जाएगा, 0.5 किलोग्राम, 1.5, 2.5, 3.5। मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि कितना दिया जाता है, तो आंसर बताना है।
मैम सुपरवाइजर का कोर्स कितने में मिलेगा? अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 2000 रुपए में मात्र मिलेगा आपको। अगर आप सुपरवाइजर का कोर्स लाइव लेना चाहते हैं तो उसके मात्र 5000 रुपए चार्ज है। अगर आप ऑफलाइन ला के पढ़ना चाहते हैं तो उसके चार्ज है वो 15000 रुपए। आंसर आ रहा है 2.5, 0.5, दो आंसर आ रहे हैं। कुछ का आंसर है वो 0.5 आ रहा है, कुछ का आंसर 2.5 आ रहा है। मतलब एक और एक आंसर आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है, कुछ का 3 आंसर आ रहा है। तो 2 आंसर 3 आंसर की मेजोरिटी ज्यादा है। बहुत सारे आंसर हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, 2.5 भी आ रहे हैं और 1.5 भी आ रहा है, 0.5 भी आ रहा है। मतलब 3 तरह के आंसर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि टोटल बॉडी वेट का 10% भी दिया जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल इसी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक गाय के बछड़े का जन्म के समय वजन 25 किलो है। कितना भी किलो वजन हो अपने को तो कितना देना है? काफ के बॉडी वेट का कितना देना है? 10% पार्ट देना है। तो 25 किलो का 10% निकालेंगे, 25 में 10 का भाग दे देंगे तो इसको कितनी बार जाएगा? इसमें जो है वो इसके आगे अपन सीधा सा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको कि मैम हमें मैथ्स नहीं आती है। कोई बात नहीं, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर 10% अगर आपको निकालना है तो जो जीरो है जो जीरो है वो एक ही जीरो है, तो एक पॉइंट के आगे आप पॉइंट लगा देंगे। जैसे आपकी जो संख्या है उसके एक पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। मान लो अगर यहाँ पे बॉडी वेट होता है 35 किलोग्राम तो कितना देते हैं आप? उसका 10 निकालेंगे तो वही 10.0 एक पॉइंट के आगे जो है वो एक वर्ड के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 3.5 देना होता है। ये 10% आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 किलो जो है इसका आंसर है, राइट आंसर आता है थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैम मैंने 18 सितंबर क्या कह रहे हैं भाई, सितंबर वाले 16 एक बार थोड़ा सा वाली सुपरवाइजर में सिलेक्शन हुआ था, आपके एनिमल हस्बेंड्री वाले वीडियो देख कर गया था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रामवतन देवासी। इसी तरीके से आप भी पढ़े और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी मोटिवेट करें ताकि वो भी सिलेक्ट हो सके। बिल्कुल इसमें हमारे साथ साथ आप लोगों का भी बराबर योगदान रहता है। अगर आप बहुत ही ईमानदारी से पढ़ते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड में कोई चिंता नहीं करनी है बच्चों, आपके बिल्कुल पूरा कोर्स जो है वो सेम वही रहता है, कोई जो है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। आप लाइव लेंगे तो लाइव आप पढ़ पाएंगे, रिकॉर्डेड में भी वही क्लासेस रहती है, वही क्लास रिकॉर्ड होकर आपको मिलती है। टिपोल क्या है? क्षारीय कारक है, अम्लीय कारक है, जटिल फॉस्फेट है और आर्द्रता कारक है। टिपोल का मतलब होता है ये एक तरह का जो है वो धावन पदार्थ है, वॉशिंग मटेरियल है। क्या है? धावन पदार्थ है जो डेयरी के अंदर जो भी बर्तन धोने के लिए जो बर्तन धोने का जो पदार्थ होता है उसे धावन पदार्थ कहते हैं। बर्तन धोने के पदार्थ को क्या कहते हैं? वॉशर मटेरियल। जैसे घर पे लगाते हो विम बार 100 नींबुओं की शक्ति वाला, वैसे ही जो है ये भी एक तरह का धावन पदार्थ होता है। टिपोल तो ये किस तरह का कारक होता है, किस तरह की अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज करते हैं? क्षारीय अशुद्धियां दूर करता है, अम्लीय अशुद्धियां दूर करता है, या पानी की कठोरता को दूर करता है, या फिर जो है वो झाग बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो बताइए आंसर। चलिए हाँ, सुपरवाइजर के लिए मैराथन आगे है क्या? बिल्कुल जो है वो जैसे ही डेट आती है एग्जाम की डेट 1-2 दिन पहले जो है वो 5 दिन पहले अपन मैराथन क्लासेस लगाएंगे। अभी तो अपना सारा रेगुलर क्लास चल ही रही है जिसके अंदर ऑल ओवर जो कोर्स है ओपन करने वाले हैं, तो आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आंसर आ रहा है, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, गुड, वेरी गुड। बी आंसर आ रहा है, 3 आंसर भी आ रहा है। कुछ अम्लीय शोधक आंसर कर रहे हैं, कुछ जटिल फॉस्फेट कर रहे हैं, कुछ का आंसर आर्द्रता कारक आ रहा है। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं। तो देखते हैं अपन इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहला ऑप्शन आता है क्षारीय कारक। क्षारीय शोधक जो होते हैं उसके अंदर जैसे कौन कौन से कारक आते हैं? दाहक सोडा आता है, इसके बाद सोडा राख आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, ये क्षारीय शोधक होते हैं, ये क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो टिपोल इसका एग्जाम्पल नहीं है। अम्लीय शोधक में जैसे अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपने देखा होगा अपन जो अगर जैसे ज्यादा चिकनाई वाले बर्तन होते हैं तो नींबू से साफ करते हैं। नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो अपन क्या यूज करते हैं? सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये सब इसमें अम्लीय कारक के रूप में यूज किए जाते हैं। तो एसिड है, एसिड तो है नहीं टिपोल, तो अपन इसका यूज नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले ऑप्शन पे आते हैं, जटिल फॉस्फेट। ये क्या करता है? पानी की कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर जहां पर खारा पानी होता है वहां पर इसका यूज करते हैं, जिसके लिए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आता है, सोडियम ट्राइफॉलीफॉस्फेट आता है, ये इसके लिए कारक यूज करते हैं। और लास्ट जो अपने आता है वो बचता है अपने, कौन सा आता है?
अगला आर्द्रता कारक, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है। आर्द्रता कारक के अंदर टीपॉल और सल्फोनेल्विक अल्कोहल आता है। क्या आता है? टीपॉल और सल्फोनेल्विक अल्कोहल है, वो किसके लिए यूज करते हैं अपन? वो पानी के अंदर झाग बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये झाग की बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल तो सल्फोनेल्विक अल्कोहल, दूसरा एग्जांपल इसका है टीपॉल। तो ये दो इसके एग्जांपल है और इसका राइट आंसर आ जाता है आर्द्रता कारक, फोर्थ आंसर। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दाद किसके द्वारा होता है? दाद है रिंग वर्म जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? दाद को रिंग वर्म कहा जाता है। वो किसके द्वारा होता है? तो आंसर करेंगे जीवाणु, फफूंद, शैवाल और विषाणु। दाद इस तरीके के पशु के शरीर पर जो है वो हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बताना है जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 4 आंसर आ रहे हैं। मैम अगर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब लग जाए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे सर एक बार, थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। जॉब लग जाए तो क्या हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्या, या फिर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकते हैं क्या? बिल्कुल ये सरासर गलत है। अगर आप सुपरवाइजर की जॉब लग जाते हैं तो आपको सुपरवाइजर की जॉब लगने के बाद कुछ छुट्टियां मिलती है अपनी आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए, तो आप जो है वो डिपार्टमेंट से छुट्टियां लेकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है मान लो आप चाहते हैं कि सुपरवाइजर बनने के बाद एक बार मेरी जॉब सिक्योर हो जाए, उसके बाद मुझे और अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी साथ का साथ कर सकते हैं। अगर दूसरी जॉब लग जाती है, मान लो अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दूसरी जॉब अगर आप लगते हैं तो आपका प्रमोशन होके आपको जो आपका जो 2 साल का प्रोबेशन होता है जो आप पहले कर चुके होते हैं वो उसमें काउंट हो जाता है और आप आगे की जो जॉब है उसमें प्रमोट हो जाते हैं। जैसे WO बन जाते हैं या AO बन जाते हैं, वो डायरेक्ट आप बन सकते हैं। तो आपको वहां पर 2 साल का प्रोबेशन नहीं करना होता है। अगर आप दूसरी अदर जॉब में जाते हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार सुपरवाइजर लगने के बाद सब तरह के काम आप कर सकते हैं। हाँ, आप बताएंगे। बॉटल आंसर आ रहे हैं बी सर, थोड़ा सा वापस से इनके जो है वो मूव कर दो जो भी कमेंट्स हैं। मस्त राम मीना 2 आंसर कर रहे हैं। रविंद्र का आंसर आ रहा है, नरेंद्र है, रेवत राम है, प्रियंका कशवा है, मनीष मीना 2 आंसर कर रहे हैं। फफूद आंसर आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन आ रहा है। दांत किसके कारण होता है? बिल्कुल सीधी सी बात है, आप सब जानते हैं अपनी बॉडी पर भी होते हैं तो एनिमल बॉडी पर भी होते हैं। एनिमल बॉडी में भी दांत का कारण क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है। किसके कारण होता है? फफूद के संक्रमण के द्वारा है, वो दाद होता है जिसे रिंगवर्म कहते हैं। और इस दाद का जो कारण होता है वो ट्राइकोफाइटन वेरिकोसम होता है। ट्राइकोफाइटम वेरिकोसम नामक जो इसका फंजाई होता है वो इसका कारक होता है, लेकिन इतना ज्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटा सा पॉइंट याद रखें किसके कारण होता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व एक विशेष राशन दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है, उत्पादन राशन कहलाता है, ब्रीडिंग राशन कहलाता है। भेड़ को ब्याने से कितने सप्ताह पहले, 3 से 4 सप्ताह पहले जो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा केयर की जाती है, वो क्या कहलाता है? तो आंसर बताएंगे कि क्या कहलाता है वो। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। आंसर आ रहा है 1, 2 आंसर आ रहे हैं। गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, आप अच्छे से आंसर कर रहे हैं। 2 आंसर आ रहा है, फ्लशिंग आंसर आ रहा है, 1 आंसर स्टीमिंग अप आ रहा है, दूसरा फ्लशिंग ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 4 आंसर भी आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ 1 और 2, मेजोरिटी जो है वो 1 और 2 आंसर्स की है। तो बात करें अपन राइट आंसर की, भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो राशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्लशिंग। जबकि गाय और भैंस के लिए जो एक्स्ट्रा राशन होता है उसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर आता है फ्लशिंग। फ्लशिंग जो है वो उसको दिया जाता है। जबकि उत्पादन राशन पशु के ब्याने के बाद क्या उत्पादन हो रहा है या ब्याने के अलावा जो नर पशु होते हैं वो क्या वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको राशन दिया जाता है, उसे प्रोडक्शन राशन कहते हैं। ब्रीडिंग राशन जो होता है वो ब्रीडिंग से रिलेटेड, मान लो प्रजनन से संबंधित अगर अपन चाह रहे हैं तो उसके लिए जो राशन दिया जाता है वो ब्रीडिंग राशन होता है। जबकि इसको क्या कहते हैं? भेड़ के लिए वो फ्लशिंग कहलाता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? भेड़ का मीट क्या कहलाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके जो है, बैटरी शायद लो हो गई है सर अपने इसकी कैमरे की, एक बार चेक करेंगे। अच्छा, आपके फोन की हो गई है, कोई बात नहीं बेटा, चार्ज लगा लो। आगे अपन बात करते हैं, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? भेड़ का मीट है, कई बार सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिकन कहते हैं, बीफ कहते हैं, पोर्क कहते हैं या मटन कहते हैं? आंसर बताएंगे। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता चुकी हूं। मैडम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस कितने का है? सिलेबस तो बिना चार्ज के मिलता है भाई। अच्छा, कोर्स की फीस पूछ रहे हैं आप। कोर्स का जो चार्ज है अपने 2000 रुपए है, जिसमें रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो 5000 रुपए चार्ज है। अगर आप ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहते हैं तो उसका 15000 रुपए चार्ज है। इतना सा चार्ज है। अगर आप सिलेबस के बारे में बच्चों पूछ रहे हैं तो सिलेबस आपको जो है वो गवर्नमेंट साइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी तो आपको बता दिया जाएगा, और संस्थान के ऐप पर भी जो है वो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से। हाँ, अब आगे बताएंगे। आंसर आ रहा है 4, 3 और 4 आंसर आ रहा है। 4 आंसर मोस्टली आ रहा है। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? मैं आपको बता चुकी हूं किस तरीके से याद रख सकते हैं बाकी सारी चीजें, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी आप लोगों को। मीट को क्या कहते हैं? चिकन से याद रखना, चिक किसका बच्चा होता है? मुर्गी का बच्चा। तो मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। बीफ जो है वो बीघा याद रखना था, बीघा से अपन याद रखेंगे गाय का मांस है वो बीफ कहलाता है। पोर्क जो है वो सुअर का मांस कहलाता है। और मटन किसके मांस को कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। राइट आंसर अपना आता है 4th। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भैंस की सबसे बड़ी और भारी नस्ल कौन सी है? जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये भैंस की सबसे भारी और बड़ी नस्ल है। तो आंसर देना है, बदावरी होगी, जाफराबादी होगी, मुर्रा होगी या कांकरेज होगी। बताना है भैंस की सबसे बड़ी और भारी नस्ल कौन सी है। जल्दी से आंसर बताएंगे। आंसर आ रहा है 4। चिकन बकरी के मांस को नहीं कहते हैं। ये कौन थे भाई? ये इंटेलिजेंट पर्सन कौन थे? रविंद्र बिजारनिया। क्या आंसर बता रहे भाई? चिकन बकरी का मांस नहीं कहलाता है बच्चों। ध्यान दें आप क्या लिख रहे हैं, क्या आप आंसर दे रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़े भले। भूगोल का दीवाना, दीवानी गुज्जर, जाफराबादी आंसर आ रहे हैं। अक्षय, पूजा, प्रियंका, देश, राजेश, बंटी, तेज सिंह, भरत, सचिन, पूजा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सचिन जैन है, विष्णु है, सत्यपाल है, मनीष, अंकित, दीपक। गुड। आंसर आ रहे 4 और 1 और 4 आंसर आ रहे। कुछ कह रहे बदावरी, कुछ कह रहे कांकरेज। ये क्या कर रहे हो भाई? भैंस के बारे में पूछा है फिर भी आंसर बहुत गलत आ रहे हैं। कुछ का आंसर 2 आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, बदावरी जो है वो भैंस की तो नस्ल है, लेकिन कैसी नस्ल नहीं है, ये बड़ी और भारी नहीं है सबसे। जाफराबादी सबसे बड़ी और भारी होती है, जिसके कारण इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसे? मिनी एलिफेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से भारी भरकम शरीर वाली ब्रीड होती है ये, जिसे जाफराबादी के नाम से जाना जाता है। मुर्रा है सबसे ज्यादा दूध उत्पादक नस्ल है। कांकरेज है, ये तो गाय की नस्ल है, भैंस की है ही नहीं। तो सीधा सीधा ऑप्शन कट। 3 में से चूज करना है आपको। इनमें सबसे भारी है वो जाफराबादी होती है। राइट आंसर आता है 2nd। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले अपन देखें, अपना थोड़ा सा अपना मोटिवेशन है, अपना थोड़ा सा उत्साह और बढ़ा लेते हैं। अपन फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर को बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रैंकर है ओम प्रकाश गोदारा, जो कि बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। सेकंड रैंकर हैं वो अपने त्रिलोक अहिर, जो झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने भी आपके जैसी मेहनत की है और इनकी मेहनत को आप देखकर अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड रैंकर है लोकेश प्रजापत, जो बूंदी के रहने वाले हैं। फोर्थ रैंकर अनिल पालीवाल, जो बूंदी के रहने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इनकी जगह फोटो लेना तो आप भी जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। इनका जो पढ़ाई का तरीका था वो सारा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को बताए हैं। इन्होंने यूट्यूब पे आकर आपको बताए हैं, तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं ताकि आप और ज्यादा मोटिवेट हो सकें और अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी कर सकें। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बकरी की हृदय गति कितनी होती है? बकरी की हार्ट बीट है, जिसे नाड़ी गति अपन कहते हैं। बकरी की नाड़ी गति या हृदय गति कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट, 80 से 90 प्रति मिनट, 50 से 60 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट। एक बार सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट आप लाइव हैं उतने आप लोगों के लाइक्स नहीं है, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स जो है वो लाइक और शेयर करेंगे क्लास को। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
बिल्कुल आप लोग जितना लाइक और शेयर करेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही मजा आएगा, उतना ही और भी ज्यादा जोश और उत्साह के साथ संस्थान आप लोगों का साथ दे पाएगा और एग्जाम तक कंटिन्यू आप लोगों को जो है वो क्लासेस है वो इसी तरीके से दे पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। विनोद कुमार मीणा का आंसर आ रहा है सी, गुड, वेरी गुड। हाँ, आंसर आ रहा है रविंद्र का 72 NT आंसर आ रहा है। अमन है, मनीष है, विक्की, कलावंत है, इसके अलावा पूजा है, स्टडी, सुनीता, भूगोल का दीवाना, शिवानी जैन, विक्की, कालूराम, विकास, मिनी, विपिन, मनीषा, शिवा, गुड। एक आंसर और 4 आंसर आ रहे हैं। तो देखिए बकरी की हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है, 70 से 80 प्रति मिनट होती है। भेड़ और बकरी दोनों की नाड़ी गति है वो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। और ये जो एरो आप देख पा रहे हो, ये वाला जो स्पेस होता है, यहाँ पर एक धमनी होती है जिसे कहते हैं फेमोरल या उरु धमनी, उसके द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, भेड़ बकरी में नाड़ी गति का मापन है किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जसवंत पशु मेला एवं प्रदर्शनी कहां पर आयोजित होती है? भरतपुर, नौहर, जयपुर और जालोर। जसवंत पशु मेला और पशु प्रदर्शनी है वो कहां पर आयोजित किया जाता है, बताएंगे? जसवंत पशु मेला और पशु प्रदर्शनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2 जगह पूछा जाता है सुपरवाइजर के अंदर, एक तो आपके एनिमल हस्बेंड्री में पूछा जा सकता है, दूसरा आप लोगों से ये क्वेश्चन आपके जीके में भी पूछते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन जीके में आता है, लास्ट ईयर भी जीके में पूछा गया था। इसके अलावा आपके एनिमल हस्बेंड्री में भी ये क्वेश्चन आता है। तो 2 जगह पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-7 मेले ही हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके लिए भी छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, जिससे आप आसानी से पूरे मेले याद रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, विद इनके जो है वो कहां पर ये भरते हैं वो सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। इसमें आंसर आ रहा है 1, भरतपुर आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जसवंत पशु मेला और पशु प्रदर्शनी कहां पर आयोजित होती है? भरतपुर में आयोजित होती है। नौहर हनुमानगढ़ जो है वहां पर गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है। कौन सा? गोगामेड़ी पशु मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित होता है। जयपुर के अंदर आपका कोई पशु मेला इससे रिलेटेड जो है वो पशुओं से रिलेटेड नहीं होता है। जालोर की अपन बात करें तो जालोर के अंदर जो है वो आपके कौन सा पशु मेला बढ़ता है? जालोर के अंदर सेवड़िया पशु मेला बढ़ता है। रानीवाड़ा जालोर में सेवड़िया पशु मेला है वो रानीवाड़ा जालोर में आयोजित होता है। तो राइट आंसर अपना यहां पर आ गया है फर्स्ट, भरतपुर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड, NDDB जो है वो कहां पर स्थित है? NDDB कहां पर स्थित है? आनंद, गुजरात, अहमदाबाद, करनाल और पुणे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इस बार भी जेट के एग्जाम में आया, कई बार ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर बार। इसके अंदर कारण ये रहता है, एक तो NDRI आता है और एक आता है NDDB, दोनों सेम लगते हैं, दूसरा दोनों है भी हरियाणा के अंदर, जिसके कारण कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड जो है वो कहां पर है, इसको याद रखना है। डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, डेयरी का, दूध का विकास कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, क्योंकि जो श्वेत क्रांति के जनक है उन्होंने जो डेयरी स्थापित की थी, वर्गीस कुरियन ने, उन्होंने कहां पर की थी? अमूल डेयरी की स्थापना की थी। इससे आप याद रखेंगे, अमूल से क्या याद रखेंगे? आनंद, गुजरात। कहां पर है? आनंद, गुजरात, सॉरी। और ये जो है वो ये दोनों हरियाणा में नहीं है, सॉरी मैंने बताने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये NDDB जो है वो आनंद गुजरात के अंदर आता है और NDRI है वो करनाल हरियाणा में आता है। दोनों अलग अलग स्टेट है, तो दोनों के अंदर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। NDRI, RI का मतलब करनाल, R से याद रखेंगे, र आ रहा है तो मतलब करनाल आएगा। DDB आ रहा है मतलब जो है ये डेवलपमेंट कहां पर हुआ था डेयरी का? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में अमूल डेयरी, इससे याद रखेंगे, अमूल से आनंद। तो इस तरीके से कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये क्वेश्चन हर बार सही होगा। तो आंसर आता है इसका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहां पर है? आनंद, गुजरात में है। कहां पर है? आनंद, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूध का पीला रंग होता है, दूध का पीला रंग लाइट येलो कलर है, बिल्कुल हल्दी जैसा पीला नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट येलो कलर होता है। वो किसके कारण होता है? कैरोटीन से, विटामिन से, कैसीन से और लैक्टोज से। आंसर बताना है, दूध का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? गुड, वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं। चलिए आंसर करेंगे, आप फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, गुड। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ रहा है, कैरोटीन।
आंसर आ रहा है कैरोटीन, एक आंसर आ रहा है, एक आंसर मोस्टली स्टूडेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कैरोटीन आंसर आ रहा है। तो देखिए दूध का पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण ही होता है, जबकि दूध का रंग जो सफेद होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग है वो किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, जबकि पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। चाहे दूध का पीला रंग कहें, चाहे घी का पीलापन अपन कहें, वो सभी किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, पीला रंग कैरोटीन और सफेद रंग कैसीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम प्रजनन के समय बच्चिया का वांछनीय शरीर भार कितना होना चाहिए। बच्चिया का प्रथम प्रजनन के समय वांछनीय शरीर भार कितना होना चाहिए, 180 से 200 किलो, 250 से 270 किलो, 350 से 370 और 450 किलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इसी तरीके से लगातार आप आंसर कर रहे हैं। हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, गुड, एक आंसर 180 से 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, अच्छा पुराने क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं, 250 से 270 किलोग्राम आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। प्रथम प्रजनन के समय बच्चिया का वांछनीय शरीर भार कितना होना चाहिए, प्रथम प्रजनन के समय बच्चिया का वांछनीय शरीर भार आंसर आ रहे हैं 250 से 270, बी आंसर आ रहा है, कुछ का आंसर 180 से 200 आ रहा है, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। तो सही आंसर की बात की जाए, प्रथम प्रजनन के समय बच्चिया का वांछनीय शरीर भार है 250 से 270 किलोग्राम होना चाहिए, या फिर जो है उसका एज है वो कितना होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, तब वो प्रजनन के योग्य माना जाता है पशु। तो राइट आंसर आता है अपना सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती हैं, भैंस की वह नस्ल देख पा रहे हो, भैंस तो ब्लैक डायमंड है, काली होती है लेकिन आंखें सफेद होती हैं, वो किस नस्ल की प्रमुख विशेषता होती है, मुर्रा, नीली रावी, सूरती और मैसाना। सफेद आंखें होती हैं जिन्हें वॉल आइज कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वॉल आइज कहा जाता है। आंखें सफेद होने के कारण इन आंखों को वॉल आइज कहते हैं। तो बताएंगे कि भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती हैं जिन्हें वॉल आइज कहते हैं, वो कौन सी भैंस की होती हैं। इस भैंस को पंच कल्याणी या पंजाबी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। कल अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आंसर आ रहा है 2, कुछ का आंसर आ रहा है 4, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं। तो आंसर आ रहा है आप लोगों के, भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती है कौन सी होती है, नीली रावी होती है। कौन सी होती है, नीली रावी। इसी भैंस के जो है वो पंच कल्याणी कहते हैं और इसे पंजाबी भैंस भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के 5 पार्ट पर सफेद स्पॉट होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। पंजाब का फिरोजपुर जिला उत्पत्ति स्थान होने के कारण इसे पंजाबी भैंस कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की अपनी सीरीज का आता है, राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल कहलाती है। राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं, गिर, नागौरी, कांकरेज और राठी। राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं, आंसर बताएंगे, गिर, नागौरी, कांकरेज और राठी। आंसर आ रहा है 1 और 2, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीली आंखें जिन्हें वॉल आइज कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी तरीके से आंसर करते रहे बच्चों आप। राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं। चलिए आंसर आ रहा है 1 और 4 आंसर आ रहा है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन। राठी आंसर आ रहा है। राजस्थान की कामधेनु का मतलब राजस्थान के अंदर जो ब्रीड पाई जाती है उनमें भारवाही है, इसके अलावा कुछ दुधारू ब्रीड में है। दुधारू के अंदर सबसे अच्छी दुधारू जो है वो अपनी 5 दुधारू नस्लें आती है, कल अपन ने ट्रिक के माध्यम से देखा था। उसमें सबसे जो राजस्थानी जो ब्रीड है वो ओनली कौन सी है, राठी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं, राठी गाय को कहते हैं। तो ये अपने यहाँ पर आंसर आता है, राजस्थान की राठी गाय पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। तो इसका जो है इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। तो राइट आंसर अपना 4th आता है। 4th ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आज के अपने क्विज हो गए। उसके बाद अपन जो रैंकर्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट रैंकर ओम प्रकाश गोदारा बीकानेर जिले के त्रिलोक ही, सेकंड रैंकर 3rd लोकेश प्रजापत, 4th है अनिल पालीवाल। आज के क्वेश्चंस और आज के अपने टॉपर्स की तरफ चर्चा करके अपन आज की क्विज को यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाली जो कल की क्विज होगी उसमें और नए क्वेश्चंस के साथ और एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।